We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. अब यह इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल पीरियड। अब यहाँ कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है कि हमारा इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कॉलोनियल पीरियड मतलब देश कहीं और है, उसकी सत्ता कहीं और है, लेकिन वो रूल कहीं और कर रही है। ब्रिटेन की बात कर जाए तो वो ब्रिटेन की रानी यूके में बैठी हुई है, वो लंदन में बैठी हुई है, वो वहाँ से हमारे देश को कंट्रोल कर रही है। मतलब उसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। मतलब कॉलोनियल रूल करते थे हम लोगों को। और सिर्फ इंडिया ही नहीं था, बहुत सारे देश थे जिसके ऊपर कॉलोनियल रूल करते थे। ऑस्ट्रेलिया भी था, न्यूजीलैंड भी था, अफ्रीका की भी कई कंट्रीज थी। तो उस वक्त मैं बस इसे इंडियन सेंस में दिखा रहा हूँ, मतलब इंडिया में उस वक्त क्या था। तो उसकी बस 4 मेन प्रोडक्ट थी, 4 ही इंडस्ट्री थी जो उससे काम करती थी। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री और टी प्लांटेशन। ये चारों इंडस्ट्री जो भी थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को सर्व करती थी। कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स को सर्व करती थी। हमने अभी अभी बात की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्सटाइल, पावरलूम। कॉटन यहाँ पे उगाया जाता था, वहाँ भेजा जाता था टेक्सटाइल में, फैक्ट्री में काम करने के लिए। मतलब अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो कहाँ से लाएगा? इंडिया से रॉ मटेरियल तैयार करो, ब्रिटेन में काम करो, वहाँ फैक्ट्री बनी हुई है पावरलूम पे। मतलब वह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यहाँ से रॉ मटेरियल जाके वहाँ पे काम होता था। जूट इंडस्ट्री वो भी इसी तरह से काम करती थी। कोल इंडस्ट्री डेवलप करने का सबसे बड़ा मोटिव था स्टीम पावर जनरेशन। कैसे स्टीम बनाओगे? हीट चाहिए आपको। हीट कहाँ से आएगी? कोल से। समझ में आया? मतलब कॉटन, जूट, कॉल, ये तीनों चीज़ें हमारे इंडिया में तैयार होती थी, जाती थी ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इन तीनों इंडस्ट्री की ज़रूरत थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन तीनों इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया। समझ में आया? रॉ मटेरियल हमारे यहाँ बनाए जाते थे, ब्रिटिशर्स उस पर फिनिशिंग वर्क देती थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन थोड़ा ऑपोजिट है, थोड़ा अलग है। टी प्लांटेशन अलग तरीके से दिया जाता है। इंडियन टी की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी। इंडिया में टी प्लांटेशन डेवलप हुआ क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ अब 13-14 घंटे काम करते थे, 13 से 15 घंटे लेबर काम करते थे, 13 से 15 घंटे। तो उन लोग को ब्रेक दी जाती थी, छोटी सी ब्रेक, 5-10 मिनट की ब्रेक बीच में दी जाती थी। उस 5-10 मिनट की ब्रेक में वो चाय पीते थे, टी ड्रिंक करते थे। अब जब इंडस्ट्री की पूरी फैक्ट्री बंद है और वो 20-50 हज़ार लोग टी पी रहे हैं, तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी। तो टी कहाँ से आएगी? इंडिया से टी जाती थी, वहाँ वो कंज्यूमर के पास जाती थी, ब्रिटिशर के कंज्यूमर के पास जाती थी वो टी। ब्रिटिशर्स उस टी को कंज्यूम करते थे, उसे आदत लग चुकी थी, वहाँ के लेबर्स को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, सबको। उन लोगों को टी के बगैर चलता ही नहीं था। जो वहाँ टी की डिमांड इंक्रीज हुई तो उन लोगों ने यहाँ टी इंडिया प्लांटेशन को डेवलप किया। समझ में आया? तो ये 4 मेन इंडस्ट्री डेवलप थी कॉलोनियल पीरियड में। उसके बाद आफ्टर 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी मतलब 1900 1900 ईयर में हमने इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है। क्यों?
क्योंकि उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे इंडियंस ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। पहली थी प्रेस, टिम्बर मिल्स, वुलन टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, सॉल्ट, पेट्रोलियम और आयरन माइंस। तो ये जो दूसरी इंडस्ट्री है वो हमारे इंडियंस ने डेवलप की थी, ना कि ब्रिटिशर्स ने। अब कॉलोनियल पीरियड का इम्पैक्ट लेते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड का इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडियन की इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल लाइफ पूरी तरह से बैकवर्ड हो गई, पूरी तरह से बैकवर्ड। इकोनॉमिक लाइफ तो आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल लाइफ तो फिनिश समझो। कल्चरल लाइफ मतलब दंगे होते थे, ब्रिटिशर्स जानबूझ के दंगे करवाते थे। और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, हमें देश चलाना ही नहीं आता है भाई उस वक्त, तो क्या करोगे यार। पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आज भी देखी जाती है। ब्रिटिशर ने जो सारे रायते फैला रखे थे उसे आज भी हम समेट रहे हैं। पॉलिटिकल कंडीशन उसी में रायते को समेटने में लगी हुई है अभी तक। आपको पता है हमारा जो प्लेन एयरलाइंस है एयर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एयरलाइंस है वो सभी के कोड दिए जाते हैं। अगर यूएस की एयरलाइन है तो उसका कोड है यूएस, पाकिस्तान की एयरलाइन है तो उसका कोड है पीके। उसी तरह इंडिया की एयरलाइंस का कोड है वी, कोड है वी और टी। वी टी मीन्स वाइसरॉयज टेरिटरी। ब्रिटिशर्स टाइम का कोड हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोच लो, अभी तक हम उसे निकाल नहीं पाए, हम उसे इंडियन सेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कितना रायता फैला रखा था। सेकंड है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत बड़ी कीमत है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारे देश को लूटा जा रहा था। किस तरह से कि हमारे देश में वो लोग ब्रिटिशर्स आके जॉब करते थे, सैलरी हमारे देश से लेते थे और वहाँ ब्रिटेन में अपना घर बनाते थे। इस तरह से काम होता था ब्रिटिशर्स का, हमारे देश को लूट रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आपको रेलवे दी। भैया रेलवे तूने इसलिए बनाई थी ब्रिटिशर्स ने कि ताकि जो रॉ मटेरियल है, जो फार्मर जो कॉटन और वो सब बनाता है वो तुम ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सको, इसलिए तुम लोगों ने रेलवे बनाई थी। हमारे लिए नहीं बनाई थी तुम लोगों ने रेलवे। लेकिन वो रेलवे बना के पैसा किससे लिया गया? इंडियन से। किस तरह से? तो हम जो टैक्स कलेक्ट करते थे ना वो लोग, उसी टैक्स से वो लोगों ने रेलवे बनाई और बोलते थे ये रेलवे हमने आप लोगों के लिए बनाई। ऊपर से एक और चीज़, जो टैक्स से हमसे कलेक्ट करते थे ना, उसी टैक्स से वो हमारा प्रोड्यूसर खरीदते थे, हमारा जो रॉ मटेरियल थे वो खरीदते थे। मतलब ब्रिटिश से 1 रुपया नहीं आता था, हमारा ही रुपया यहाँ इस्तेमाल होता था, हमारा ही पैसे से वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते थे और ब्रिटिश जाते थे। सोच के देखो क्या दिमाग था उन लोगों के पास। हमसे टैक्स लिया, हमारा ही माल खरीदा, उसे वहाँ प्रोड्यूस किया और वो प्रोड्यूस माल हमें ही बेच रहे थे वापस आके। मतलब हर जगह से वो हमें ही लूट रहे थे। समझा? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए इंडस्ट्री है फ्रांस, जर्मनी और जापान में डेवलपमेंट करने के लिए एक्टिव गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की थी। इंडिया में किसी तरह की हेल्प नहीं मिली। 1947 के बाद ही गवर्नमेंट को हेल्प, इंडस्ट्री को हेल्प मिली। उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने कोई हेल्प नहीं की इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। आप ही सोचो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1750 में। चलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात छोड़ो, आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करो। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ कब आया? 1960 में। मतलब कि पूरे 30 साल बाद हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। उससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन था ही नहीं। उसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 1760 में आ गया था। हमारे यहाँ उस वक्त कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं।
उसके बाद डेवलप हुई। ब्रिटिशर्स ने कोई हेल्प नहीं की इंडिया को वो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लेबर्स, मतलब लेबर की कंडीशन क्या थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा था, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा था। हाउसेस जो थे वो एनिमल्स की तरह थे, वो विदाउट लाइट, विदाउट एयर, विदाउट वाटर लेबर्स रह रहे थे, क्योंकि अपना गांव छोड़ के आते थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अब सिटी में जैसा घर मिलता, जो मिलता वहाँ रह लेते थे, कोई डिमांड नहीं। 13-14 घंटे काम करवाते, 13-15 घंटे काम करवाओ, करते रहते थे वो लोग, कुछ डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, बस चले जा रहे थे। हार्श कंडीशन थी। अब यही हार्श कंडीशन की वजह से ये जो लेबर की कंडीशन थी वो इंडिया में भी थी, और इस लेबर की कंडीशन की वजह से हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई। देखिए, पहला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया 1990s में, जिसका फाउंडिंग मेंबर, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका। 1990s में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया था उसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। उसके बाद NM जोशी ने एक मूवमेंट लॉन्च की, मॉडर्न इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट के तौर पे। उसके उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास करवाया, जिसपे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वर्कर्स के, कि वर्कर्स को कितने घंटे काम करवाया जाए या किस तरह से काम करवाया जाए। अगर वुमन आपकी फैक्ट्री में काम करे तो उसे किस तरह का काम दिया जाए, उसे कितने घंटे काम करना होगा, उसे कितने ब्रेक देनी होगी, वो सब कंडीशन इसमें दी हुई थी। उसके बाद 1940 और 1911 में बॉम्बे मिल में स्ट्राइक की थी वर्कर्स ने, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ इन द बंगाल। ये लेबर मूवमेंट नहीं था, ये स्वदेशी मूवमेंट था 1905 में, ये लेबर मूवमेंट नहीं था। बॉम्बे और कलकत्ता पोस्टल क्लब बनाया। अब चेन्नई, बॉम्बे और कलकत्ता में पोस्टल वर्कर जो थे उन लोगों ने पोस्टल क्लब बनाया। उसके बाद 1990s और 1921 में गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और फॉर्मेशन ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद हमें आज़ादी मिलने के बाद अब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ, उसे बनाया गया, उसका फॉर्मेशन किया गया 3/5/1946 में न्यू दिल्ली के अंदर, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके एम देखिए, क्या एम थे उसके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे उनके। एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इंडस्ट्री थी नहीं तो बनाओ इंडस्ट्री। स्पिरिट डेवलप करनी थी वर्कर्स के अंदर, सर्विस ऑफ ब्रदरहुड, कॉर्पोरेशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प अमॉन्ग वर्कर्स, डेवलप वर्कर्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूअर्ड इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी। वर्कर्स के स्टैंडर्ड इंक्रीज करने थे, फुल एम्प्लॉयमेंट देना था। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे नेगोशिएशन से संभाला जाए, ना कि वो स्ट्राइक करे और हम उसे। अब ये जो बनाया गया था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको फॉर्मेशन किया गया था, उसका मोटिव इतना ही था कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्री बनानी है तो हमें वर्कर को खुश रखना होगा, वर्कर्स को हैप्पी रखना होगा। इसीलिए बस इंडस्ट्री को इसलिए बनाया गया था कि वर्कर खुश रहे बस, ताकि वो स्ट्राइक ना करे, वो इंडस्ट्री को डैमेज ना करे। क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए, अभी अभी हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी है, बस इसी सेंस में इसे बनाया गया कि वर्कर खुश रहे। उसके बाद बनाई गई हिंद मजदूर सभा। किसने बनाई थी? तो सोशलिस्ट लीडर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट हुए थे। पहले ये था सिर्फ वर्कर को खुश रखने के लिए बनाया गया था कि वर्कर खुश रहे, और कुछ डिमांड नहीं थी। अब इन लोगों ने क्या था कि वर्कर के इंटरेस्ट और उसके राइट को सेव किया जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है।
पहले में इंडस्ट्री को सेफ गार्ड दे दिया गया, दूसरे में वर्कर उसको सेफ गार्ड दे दिया गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनाए गए। अब बात करते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी हाल ही में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझते हो? सीरी, ओके गूगल, उसके बाद एलेक्सा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स और इंटरनेट, ये तीनों चीज़ें फोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखे जा सकती है हम लोग। अब बात करते हैं आईटी रेवोल्यूशन इंडिया में। इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया मुंबई में 1967 में। किसने एस्टेब्लिश किया? तो टाटा ग्रुप ने, उसके साथ पार्टनरशिप की थी ब्रॉक ने। ब्रॉक एक कंपनी है, तो टाटा ग्रुप और ब्रॉक ने पार्टनरशिप से एक आईटी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की मुंबई के अंदर। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन बनाया गया स्पीस, SEEPZ, स्पीस। ये स्पीस एक क्या है कि स्पीस एक एरिया है, इसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता क्या है कि अगर आपकी इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, अगर आप किसी आपकी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिशरी दी जाती है, गवर्नमेंट आपको टैक्स में बेनिफिशरी दी जाती है अगर आपकी इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो ये स्पीस बनाया गया था 1991 में, 1967 के बाद स्पीस बनाया गया था। स्पीस का मेन आज इस स्पीस के अंदर हम अगर देखे जाए तो इस इकोनॉमिक जोन के अंदर तकरीबन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं और गोल्डन चीज़ें भी बनाई जाती है। और 1980s में 80% कंट्रीज़ के जो सॉफ्टवेयर थे वो इस जगह से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है वो भी डिटेल जानना ज़रूरी है। इसमें है इन्फोसिस है, टाटा ग्रुप है, विप्रो है। तो ऐसी जो इंडस्ट्री है वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है उसे एक्सपोर्ट करती है। तो हमें लगा कि अब हम इस आईटी रेवोल्यूशन में ज़्यादा आगे आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे आ सकते हैं। तो 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स बनाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर। इन टास्क फोर्स का काम था कि हम लोगों को इंक्रेज करें कि वो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाए। उसके बाद 1991 में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बनाया गया जो गवर्नमेंट हैंडल करता है, इंडियन गवर्नमेंट उसे हैंडल करती है। उसके बाद 1991 में विदेश संचार निगम लिमिटेड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका काम था इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस करना। आज इस विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। पहले ये VSNL इंडियन गवर्नमेंट हैंडल करती थी, अब इसे टाटा कम्युनिकेशन हैंडल करती है। समझ में आगे देखते हैं। जब बेंगलोर सबसे ज़्यादा आईटी कैपिटल है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर में देखे जाते हैं। आपके आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में पाए जाते हैं, मैक्सिमम आईटी इंजीनियर बेंगलोर में है। और इसीलिए हम बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री है उस जगह को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। हमारा बेंगलोर सिलिकॉन वैली है, वैसे ही USA का कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके कुछ बैड इफेक्ट भी है आईटी रेवोल्यूशन की। आईटी रेवोल्यूशन ने हमारे सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। फेसबुक देख लो यार, कितने फ्रेंड्स हैं हमारे, 400-500 फ्रेंड होते हैं, हम उसमें से कितने को मिलते हैं? कभी नहीं। सोशल स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ। बगल में बैठा हुआ हमारे दोस्त से बात करने की बजाय हम वहाँ फेसबुक में बैठे हुए दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं। हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ। हमारे दोस्त को कोई तकलीफ हो, हमारे फ्रेंड को बगल में रहता है, उस फ्रेंड को कोई तकलीफ हमें पता नहीं है। उसकी जगह हमारा जो फॉरेन में बैठा हुआ है, जो वर्चुअली हम उसे कभी मिले भी नहीं, उसे कुछ तकलीफ होती है तो हमें पता चल जाता है।
और हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कंपेरेटिवली हमारे बगल में बैठा रहने वाला फ्रेंड की हेल्प करने की जगह। सोशल स्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रिप। आजकल फॉरेन ट्रिप और वेस्टर्न वेज को लिविंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उस चीज़ों को। आपको पता है जो चाइना वॉल है सेम टू सेम वो राजस्थान में भी है। जैसी वॉल चाइना में है सेम वॉल राजस्थान में है। कई सारी ऐसी मंदिर से जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलते वो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। चाइना में जो पार्क है अपना, कौन सा पार्क उसे बोलते हैं, मेपल ट्री पार्क, सेम मेपल ट्री पार्क हमारे कोलकाता इंडिया में है, कोलकाता के आसपास सेम है। पता है नहीं। यही चीज़ है कि हम फॉरेन ट्रिप को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग हम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई वेस्टर्न लाइफस्टाइल के अगेंस्ट जाता है, मतलब कोई बोलता है यार क्या वेस्टर्न जाना, चलो इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में कुछ करते हैं, हम जीन्स नहीं पहनते या शर्ट या फॉर्मल कपड़े पहनने में हमें ज़्यादा फोकस दिया जाता है। यही सोचो ना, अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, उसे इंग्लिश आती हो, वो इंग्लिश नहीं बोलता, तो उसे बोलता है यार तुम तो अपडेटेड ही नहीं रहते, कंजर्वेटिव लिविंग होती है तुम्हारी, सिंपल लिविंग जी रहे हो, तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वेस्टर्न लाइफस्टाइल की हम जीन्स और कपड़े की बात नहीं कर रहे। अगर 31st एंजॉय करने की बात कर रहे हैं तो वो भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल ही है ना। हम का 31st एंजॉय करते हो, हमारे लिए तो दिवाली है, न्यू ईयर है, उसकी जगह हम 31st और क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल है। ये नहीं कह रहा कि ये करना गलत है, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये करना गलत है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसे तो आप हेट मत करो यार, उसे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार ये गलत है, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बोरिंग हो, तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल है, उसे पसंद नहीं है पार्टीज करना तो वो नहीं करता, उसे नहीं है कि वो बर्थडे एंजॉय करे अपनी। सिंपल है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बर्थडे एंजॉय करता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए मैंने आज तक अपना बर्थडे केक नहीं काटा है, मेरा हर साल बर्थडे केक कटता है। लेकिन ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल की जगह अगर हम इंडियन लाइफस्टाइल में जिए तो सोचो ना, अगर केक काटने की जगह अगर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें तो आज मेरा 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, चलो पेरेंट्स के साथ आज बैठते हैं, कैसा रहेगा ये। चलो उसे आगे बढ़ते हैं। अब तो ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल होगी, उसके ऊपर डिबेट तो बहुत लंबी चल सकती है। मुझे ऐसा मत सोचना कि मैं वेस्टर्न लाइफ को हेट करता हूँ, मैं एक्चुअली हेट नहीं करता, अच्छा है वेस्टर्न लाइफस्टाइल, लेकिन कुछ चीज़ें रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट आईटी जॉब्स करने के पीछे भाग रहे हैं। आईटी जॉब्स में बहुत स्कोप रहता है, इसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री के वैकेंसी कम पड़ रही है, वहाँ उन लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं मिल रहे, वो भी एक बैड इफेक्ट है। उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन, इसकी वजह से लोगों ने रीड करना बंद कर दिया। आज मोबाइल पे वीडियोस देख रहे थे या रीडिंग करने के बजाय हम वो वर्चुअली करते थे। सच बोलो तो मुझे पीपीटी प्रेजेंटेशन भी पसंद नहीं आता। आप लोग एक बार देख लोगे फिनिश, उसके बाद वापस कहाँ आओगे इसे देखने, नोट्स भी नहीं बनाओगे, कुछ नहीं। ये भी एक आईटी रेवोल्यूशन का पार्ट है, ये प्रेजेंटेशन आपके रीडिंग स्किल पर बात कर रही है। ये पूरा बुक देख रहे हो, आईटी रेवोल्यूशन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है, 8 पेज, 8 पेज का पूरा मर्जिंग आप पढ़ना नहीं चाहते हो, इसलिए ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते। अब एप्लीकेशन है, एजुकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करें, आज तो कर ही रहे, आप खुद देख रहे हो एजुकेशन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, रेलवे के अंदर भी टिकट बुक्स हो रही है इसकी वजह से, रिसर्च के अंदर भी हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी आईटी का इस्तेमाल कर रही है। मतलब पूरा वर्ल्ड अब आईटी कनेक्टेड हो रहा है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो रहा है। एक्चुअली सच में बोलो, जब मैंने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया था ना 2011 में, तब मुझे एक बंदे ने कहा था कि यार आईटी में बहुत डिमांड है, ट्राई करो। तब मैंने उससे बोला कि यार आईटी के लिए तो बेंगलोर जाना पड़ेगा, गुजरात में आईटी करने का कोई स्कोप नहीं है। और एक्चुअली आज लगता है अगर मैंने आईटी कर ली होती तो भले ही बेंगलोर में जॉब करनी पड़े, लेकिन आज मैं अच्छी पोजीशन पे होता। उस वक्त आईटी की डिमांड थी, आज भी उतनी है आईटी की डिमांड, क्योंकि आईटी हर फील्ड को कनेक्ट कर रहा है आपको। कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जहां आप आईटी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। एवरी सिंगल नोड्स यू कनेक्टेड विद आईटी। तो आईटी रेवोल्यूशन अभी आ रहा है, अब फोर्थ रेवोल्यूशन आ रहा है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। उसके ऊपर भी हम शायद बुक्स में नहीं दिया तो बात नहीं होगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम कितनी फील्ड को काम कर सकते हैं आप सोचिए। एजुकेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है, हॉस्पिटल में भी, रोबोटिक्स। अरे आज कोरोना की बात ही दे दो, कोरोना में कई सारे हॉस्पिटल्स में मरीज को दवाई देने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो रहा है ना, मरीज को दवाई देने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया वो कर रहे हैं। मतलब वहाँ भी अब रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये फोर्थ रेवोल्यूशन, हम हॉस्पिटल में रोबोटिक्स ला रहे हैं। बहुत आसान है। शायद मुझे लगता है आगे जाके हम कभी फूड भी रोबोट्स बनाएंगे हमारे लिए, हम तो बेकार बैठे रहेंगे, बस हमारा काम रोबोट्स करेंगे। हो सकता है फ्यूचर शायद ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा फ्यूचर हो कि जहाँ रोबोट्स हमारे लिए काम करें, हम अपना काम खुद करें, तब तक बेटर है, हेल्थ बनी रहेगी, है ना। तो देखिए ना, आप किसान फार्मर में काम करता था, बिना ट्रैक्टर के काम करता था, उसकी हेल्थ अच्छी रहती थी, रात को उसे अच्छी नींद आती थी। आज फार्मर इतने सारे लेबर्स के काम नहीं करता, उसे वो हेल्थ इशू रहती है, डायबिटीज़ या ऐसी प्रॉब्लम उस वक्त होती थी। हार्ट अटैक बहुत ही रेयर केस में होते थे हार्ट अटैक, आज तो ऐसे ही आ जाते हैं, चलता बंदा हार्ट अटैक से मर जाता है। कई सारी बीमारी तो इस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से आई है। ये रेवोल्यूशन की वजह से कई सारी बीमारी आई है। इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही नहीं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी उतना जिम्मेदार है। ये रेवोल्यूशन जितना अच्छा दिखता है उतना पास्ट में बुरा भी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, लेकिन इसके बदले हम अपनी लाइफस्टाइल, जो पुरानी लाइफस्टाइल, उसे कंप्लीट पीछे छोड़ के आगे क्यों बढ़ रहे हैं। उसे कंप्लीट पीछे छोड़ के आगे क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे हम कंजर्वेटिव फैमिली थी पहले, उसकी जगह आज सब अलग अलग रह रहे हैं, मिलने के लिए व्हाट्सएप और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक अगर ये रेवोल्यूशन नहीं आया होता, थोड़ा हम बैकवर्ड रहते, तो आई थिंक ये हमारी लाइफ थोड़ी अलग होती, लेकिन हैप्पीनेस होती, सेटिस्फेक्शन होता। जितनी ये डिस्पेरिटीज है, जितनी ये इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है, वो शायद नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, सिर्फ मेरा ओपिनियन है। इसे आप ऐसा मत लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है, बस ऐसा मेरी सोच है ये। अगर आपको सही नहीं लगती तो आप मुझे हेट कर सकते हो, लेकिन जस्ट ओपिनियन की तरह रखो कि मैंने सजेशन दिया, आपको लेना हो नहीं लेना हो आपकी मर्जी यार, मेरा ओपिनियन है ये बस। ओके यार, हम बहुत साइड की बातें कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते। ओह सॉरी, फिनिश हो गया। अब आईटी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो, हमारा पूरा रेवोल्यूशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप घर में रहिए और सेफ रहिए, और हो सके तो स्टडी स्टार्ट रखिए प्लीज़। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।